ठीक है भाई, तो आज का हमारा टॉपिक है, अरे यार ये बैकग्राउंड को ब्लैक करना था पहले, कैसे होता है? क्या नाम है भाई? आज का हमारा टॉपिक है रिड्यूसिंग स्ट्रैटेजीज टू रिड्यूस बायस इन एआई। ठीक है। बायस इन एआई। ठीक है। तो ये वाला टॉपिक जो है काफ़ी सख्त टॉपिक है। इसको समझना और समझाना दोनों ही बहुत कठिन काम था हमारे लिए। ठीक है। तो खुल जा। हाँ। ठीक है। तो हाँ, तो जब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजीज टू रिड्यूस बायस इन एआई, तो इसके अंदर हम सिर्फ एक स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, जो स्ट्रैटेजी सब जगह लगभग लगभग काम कर जाती है हमारे लिए। एक जनरलाइज स्ट्रैटेजी है बायस को रिमूव करने के लिए एआई के अंदर। और ये स्ट्रैटेजी एंट्रोपिक ने बनाई है, जिसने क्लॉड एलएलएम बनाया। ठीक है। तो एंट्रोपिक ने बनाई है। तो एंट्रोपिक ने ये वाली स्ट्रैटेजी बनाई है कि कैसे हम बायस को रिड्यूस कर सकते हैं एआई में। कहने का मतलब है, एंट्रोपिक ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। एंट्रोपिक ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन एआई दिया है। और कॉन्स्टिट्यूशन एआई में, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। तो जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, ये हमें मदद करते हैं कि जो एआई हमें रिस्पांस जनरेट करके दे रहा है, रिस्पांस जनरेटेड बाय एआई, जो एआई रिस्पांस जनरेट करके दे रहा है, वो हमारा ह्यूमन वैल्यूज के रिस्पेक्ट में स्टैंड करता हो। ठीक है भाई, लगता है पर तुम तेरी एपीआई नहीं बन रही है भाई। गुड। गुड। गाली तो मत दे साले, वीडियो चली हुई है। तो भाई गाली नहीं देना भाई यहाँ। तो भाई साला तो साला होता है ना। ठीक है, चलो वापस आते हैं ट्रैक पे। भाई ये रॉ फॉर्मेट है भाई पढ़ाने का। अनएडिटेड है फॉर्मेट। ठीक है, तो वापस आते हैं ट्रैक पे। तो रिस्पांस जनरेटेड बाय एआई, जो एआई रिस्पांस जनरेट कर रहा है, साले थोड़ा तो धीरे बोल लो सड़े। जो एआई रिस्पांस जनरेट कर रहा है वो हमारी ह्यूमन वैल्यूज के रिस्पेक्ट में मैच करना चाहिए। ठीक है। तो मैं कह रहा था कि एआई सेफ्टी ट्रस्टवर्दीनेस आती है, मतलब रिस्पांस जनरेटेड बाय एआई ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ मिक्स होते हैं और हमें फाइनली एक ट्रस्टवर्दीनेस और सेफ एआई मिलता है। जब हमने ट्रस्टवर्दीनेस और सेफ्टी की बात कर ली, खुल जा एक सेकंड, नोट्स नहीं खुल रहे भाई। हाँ, तो जब हमने सेफ्टी और ट्रस्टवर्दीनेस की बात कर ली, अब हम ये बात करेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल एआई होता क्या है। तो मैंने ये बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल एआई किसने बनाया, हमारा एंट्रोपिक ने, जिसने GPT-4 को बीट करा था बहुत सारे बेंचमार्क्स पे। ठीक है। और GPT-4 से बेहतर मॉडल बना के दिखाया था, जिसका नाम है क्लॉड 3.5 ओपस। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। गुड। हाँ भाई, अच्छा बेहतर होता है भाई वो उससे। सक्षम से पूछ, सक्षम को पता है। बताइए सक्षम, करी थी या नहीं करी थी मदद उससे बेहतर? ठीक है। तो अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिज़ाइन हुआ है, तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन को हम देख सकते हैं, इन्होंने रिसर्च पेपर जारी करा था। कॉन्स्टिट्यूशन एआई ने रिसर्च पेपर था, एक सेकंड, क्या नाम था रिसर्च पेपर का? हाँ, तो एक वेबसाइट होती है archive.org, उसके अंदर ये वाला आईपी एड्रेस पे जाते हैं अगर, यार ये आईडीएम का एरर आ रहा है। हाँ तो ठीक है। हाँ, तो ये वाली पीडीएफ, ये वाला रिसर्च पेपर एंट्रोपिक ने दिया था। अब ये वाला रिसर्च पेपर पूरा बताते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एआई कैसे काम करता है, हार्मलेसनेस फ्रॉम एआई फीडबैक। पर हम यहाँ पर इसकी ज़्यादा बिल्कुल इन डेप्थ डिटेल में नहीं जाएंगे। हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन एआई का एक ओवरव्यू लेंगे, कैसे हम बायस को
रिड्यूस कर पाएंगे। कैसे बायस को रिड्यूस करा गया विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। तो मैं कुछ प्रिंसिपल्स बता भी दूंगा, विल टेल सम प्रिंसिपल्स जो इन्होंने अपने पेपर्स में लिख रखे हैं, रिसर्च पेपर में, या फिर क्लाउड की वेबसाइट पे अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एआई जो है कैसे मदद करता है, पर उससे पहले हमें 2-3 टर्मिनोलॉजीज को समझना पड़ेगा जो कि ज़्यादातर एआई के अंदर यूज़ होती हैं। अगर हम ट्विटर पे भी देखेंगे तो हर वक्त क्या बोलते हैं टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती हैं, जिसके बारे में डिस्कशन चलते रहते हैं कि इज़ RLHF रियली RLHF, कि मतलब रीइंफोर्समेंट लर्निंग का कितना इन्फ्लुएंस है RLHF में। तो टर्मिनोलॉजीज़ की बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करने से पहले। तो टर्मिनोलॉजी, तो पहली टर्मिनोलॉजी है हमारी RLHF, ठीक है। दूसरी टर्मिनोलॉजी है हमारी RLAIF, और तीसरी टर्मिनोलॉजी हमारे पास रेड टीमिंग, रेड टीमिंग, ठीक है। एक और टर्मिनोलॉजी है, मतलब इंग्लिश का शब्द है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिक। इन सब को अगर हम डिस्कस कर लेंगे तो हमें समझ में आएगा, जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन एआई की पूरी अप्रोच में बताना चाहूँगा कि कैसे इसकी मदद से हम बायसनेस को कम कर पाते हैं, और जो एआई वैल्यू जनरेट करता है वो हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ मिक्स होती है या नहीं होती है, मैच खाती है या नहीं खाती है। तो सबसे पहला टर्म है RLHF। तो RLHF का मतलब होता है, अगर फुल फॉर्म देखी जाए तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद ह्यूमन फीडबैक। तो अब इसका बेसिकली मोटिव क्या था और ये क्यों ज़रूरी है, नेसेसरी है। तो आमतौर पे हमारा कोई भी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनता कैसे है, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक लार्ज सेट ऑफ डेटा होना चाहिए, जिसको मतलब गुड इंटरनेट डेटा, गुड अमाउंट ऑफ चंक ऑफ इंटरनेट, गुड चंक ऑफ इंटरनेट, लार्ज कॉर्पस ऑफ डेटा पे हमारा एक मॉडल को ट्रेन करना होता है। कौन सा आर्किटेक्चर पे, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पे। इसके बारे में भी हम डिटेल पढ़ेंगे आगे जाके जब हम एक प्रॉपर जीपीटी इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये हमारे लार्ज सेट ऑफ डेटा पे ट्रेन होता है ट्रांसफॉर्म आर्किटेक्चर पर। इसके बाद हमारे पास क्या बन के आ जाता है, एक प्री ट्रेंड लैंग्वेज मॉडल बन के आ जाता है, ठीक है। पर ये प्री ट्रेंड लैंग्वेज मॉडल का काम सिर्फ इतना है कि इट प्रेडिक्ट्स द नेक्स्ट टोकन। तो अगर मैं इसको कहूँगा कि गिव मी सम एप्स, ठीक है, इट प्रेडिक्ट्स द नेक्स्ट टोकन, तो इसका काम सिर्फ टोकन को प्रेडिक्ट करना है। तो अगर मैं उसको एक हार्मफुल प्रॉम्प्ट दूंगा, हार्मफुल प्रॉम्प्ट इन द सेंस सजेस्ट मी सम एप्स टू हैक इनटू समवन वाईफाई, तो ये एक अच्छा एग्जांपल है। अगर आप ये चीज़ जीपीटी या क्लाउड से या किसी भी बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल से पूछेंगे तो वो ये वाला हार्मफुल कंटेंट आपको नहीं देगा, वो कभी भी एप्स आपको ऐसे सजेस्ट नहीं करेगा जिससे आप किसी और के वाईफाई में हैक कर सकें, ठीक है। पर जो प्री ट्रेंड मॉडल है वो दे देगा ये चीज़। तो इसलिए अनसेंसर्ड मॉडल्स भी अपने आप में फ़ायदेमंद होते हैं अगर केवल हमारे पास प्री ट्रेनिंग वेट्स रिलीज होते हैं, जिसको हम अपने ऊपर अपने यूज़ केस के रिस्पेक्ट में फाइन ट्यूनिंग करके फाइनल आउटपुट को जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमें नेगेटिव वर्ड्स चाहिए होते हैं एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल जनरेट करें ताकि हम उसमें एनालिसिस कर सकें सेट ऑफ टेक्स्ट पे, अगर हम उसको अपनी इंडस्ट्री बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें RLHF का रोल कहाँ पर आता है। RLHF का रोल आता है हमारा जब हमने अपना मॉडल को प्री ट्रेन कर लिया तो ह्यूमंस फीडबैक देते हैं उस पर कि जैसे सपोज ये अनएथिकल है किसी के वाईफाई में हैक करना, तो इट इज़ अनएथिकल। तो एक ह्यूमन बताएगा कि ये जो तुमने प्रॉम्प्ट जनरेट करा है ये अनएथिकल है और इसको इस वे में आउटपुट देना है कि अनएथिकल शुड नॉट हैक इनटू समवन वाईफाई, समवन वाईफाई। तो एक तरीके से ये चीज़ हो गई। अब इसमें ये हमारी ह्यूमन फीडबैक हो गई। फिर हमारी रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहाँ पर आती है इसके अंदर। जो हमने ह्यूमन फीडबैक दी उस ह्यूमन फीडबैक पे हमने अपने मॉडल को फिर दोबारा ट्रेन करा, रीट्रेन करा, जिसको मतलब बेसिकली एक लार्ज एंड डीप न्यूरल नेटवर्क है, डीप लर्निंग नेटवर्क है, जिसको हम बोलते हैं रिवॉर्ड मॉडल। रिवॉर्ड मॉडल वो मॉडल होता है, सपोज मैंने वाईफाई वाला एग्जांपल दिया, उसके रिस्पेक्ट में मैंने ह्यूमन का एक फीडबैक दे दिया कि ऐसा नहीं, अगर कोई हैक के लिए पूछे तो हैक वाली चीज़ नहीं बतानी है, उसको कह देना है आई कैन नॉट प्रोवाइड दिस, दिस इज अनएथिकल। या फिर कोई रेस या रिलीजन पे कुछ पूछे तो आई कैन नॉट प्रोवाइड दिस इन्फॉर्मेशन, दिस इज नॉट डिराइव फ्रॉम द ह्यूमन वैल्यूज। तो ये होता है हमारा रिवॉर्ड मॉडल कि कब हमें अपने मॉडल को पिनलाइज करना है, कब हमें अपने मॉडल को रिवॉर्ड देना है कि
हम ये रिवॉर्ड दे रहे हैं कि अगर तुमने ये वाला आउटपुट सही दिया, नहीं दिया तो हमने ये वाली ह्यूमन फीडबैक दी, तो इस पे हम दोबारा अपने मॉडल को रीट्रेन करते हैं। तो ये पूरी चीज़ होती है हमारी रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद ह्यूमन फीडबैक। मतलब जो हम ह्यूमन फीडबैक दे रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में डायनामिकली हमारा मॉडल लर्न कर रहा है। ठीक है, बट अगर आप लेटेस्ट ट्वीट्स देखेंगे जिन्होंने इस फील्ड में ज़्यादा काम करा, जैसे कि अंदरेज करपाती, वो कहते हैं कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग, बेसिकली रीइंफोर्समेंट लर्निंग यहाँ पर प्रैक्टिकली हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब उसके लिए हमें उसके लिए डिटेल में जाना होगा उसको समझने के लिए, जो रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी अभी लेक्चर की। तो इतना सफिशिएंट है RLHF में समझने के लिए। अगर RLHF समझ में आ गया तो RLAIF होता है। तो सिंपल है, जैसे RLHF होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद ह्यूमन फीडबैक, RLAIF होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद AI फीडबैक। तो ये वाली टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था एंट्रॉफिक ने, कि हम जो है AI फीडबैक लेंगे ह्यूमन फीडबैक से वाई। मतलब एक सवाल आता है कि वाई AI फीडबैक इज बेटर देन ह्यूमन फीडबैक। और कॉन्स्टिट्यूशनल AI का पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है कि हमें ह्यूमन फीडबैक को लिमिट करना है या फिर रिप्लेस करना है AI फीडबैक से, बट वाई। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि वाई। तो वो ये खुद ही बताते हैं अपने रिसर्च पेपर के अंदर, उन्होंने बोल रखा है कि क्यों हमें AI फीडबैक पे स्विच करना चाहिए ह्यूमन फीडबैक से। पहला एक तो है ह्यूमन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी। अगर मैं देखूं तो पहला क्या है, पहला पॉइंट है कि जो जैसे जैसे हमारा मॉडल का साइज बढ़ेगा तो इट विल बी डिफिकल्ट टू कोलैबोरेट विद सम लार्ज नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। तो इतना लार्ज नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज हो जाएंगे कि जिसको ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेज हम ठीक से कैन नॉट यूटिलाइज ह्यूमन रिसोर्सेज एफिशिएंटली, कैन नॉट यूटिलाइज लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इसकी वजह से हिंड्रेंस भी क्रिएट होती है रिसर्च में, इट स्लोज डाउन द रिसर्च। ठीक है, पहला कारण ये होगा। दूसरा कारण क्या है, जो एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव आता है कि क्या क्यों हमें RLHF से RLAIF में स्विच करना चाहिए, उसका कारण है कि जो नेगेटिव कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत जैसे कि डिस्टर्बिंग कंटेंट, जो ऐसा कंटेंट जो फीडबैक दे रहे हैं उनको भी नहीं पढ़ना चाहिए। पीपल हु आर गिविंग फीडबैक कि भाई कैसे वाईफाई में हैक करें, तो जो ह्यूमन फीडबैक दे रहा है वो क्यों पढ़ेगा ये चीज़। सो दैट इज ऑल्सो हार्मफुल इन अ वे। ठीक है, अनएथिकल इन्फॉर्मेशन का एक्सेस उन ह्यूमंस को भी क्यों मिले। ठीक है, तो नेगेटिव कंटेंट, डिस्टर्बिंग कंटेंट, पीपल हु आर गिविंग फीडबैक, उनके पास से रिड्यूस करो या फिर फिनिश करो। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव कंटेंट फिर जो जितने भी लोग हैं जो ह्यूमन फीडबैक प्रोवाइड करते हैं प्रॉम्प्ट्स के लिए, उनको ना देखनी पड़े। हाँ, और सबसे बड़ी बात है टाइम। ये तो मैंने पहले बताया कि स्लो डाउन हो जाता है, सो इट्स स्लो, तो टाइम लगता है, द प्रोसेस इज स्लो। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग RLHF में और RLHF में हमारे पास ये लिमिटेशन है कि मॉडल का साइज बढ़ने के कारण डिफिकल्टी होती है कोलैबोरेट करने में, नेगेटिव कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, टाइम ज़्यादा लेता है। क्या हो गया? और RLAIF में ये सब दिक्कतें नहीं है, क्योंकि RLAIF में जो हमने एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बनाया है वही सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हम एक दूसरे मॉडल AI मॉडल में हम डालते हैं, उसके रिस्पेक्ट में हम अपने फीडबैक लेते हैं और रीइंफोर्समेंट लर्निंग करवाते हैं पैटर्न्स के बेसिस पे। हाँ, एक मेजर कंसर्न हमारा RLAIF में जो देखा गया वो ये है कि जो AI मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं फीडबैक के लिए वो कहीं बायस तो नहीं है। अगर वो बायस होगा तो हमारा अपकमिंग मॉडल भी बायस होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या हो गया भाई? सुन रहा है क्या तू भाई सक्षम? अच्छा, ठीक है, मैं भूल गया भाई मैं कहा था। एक सेकंड रिवाइज करता हूँ। हाँ, मैं था टाइम धीरे पड़ता है भाई RLHF में। सक्षम समझ में आ रहा है ना? वो कौन सा था वो? विनोद सुन रहा है? विनोद देख रहे हो? विनोद देख रहे हो विनोद पर तुम अपनी बंदी से बतिया रहा है। भाई रॉ कंटेंट है भाई ये।
भाई ये सच में डालूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास एडिट का टाइम नहीं है इतना। सेक्शन तो पता चले फेमस हो गया है। ठीक है, वापस आते हैं। ठीक है, तो अब तक दो टर्म्स से समझ में आ गई हमें बढ़िया से। दो टर्म्स जब समझ में आ गई, तो तीसरी टर्म की बात करनी शुरू करते हैं अब हम। तीसरी टर्म है हमारी, ये बहुत सरल सी टर्म है। अबे मैं ही भूल गया, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, हाँ, रेड टीमिंग क्या होता है। रेड टीमिंग एक टर्म है भाई। रेड टीमिंग का मतलब होता है हार्मफुल प्रॉम्प्ट जिसमें एफ वर्ड का इस्तेमाल करा गया है। ठीक है, हार्मफुल प्रॉम्प्ट्स या फिर अनएथिकल, इलीगल प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, और अगर मैं उनके रिसर्च पेपर से देखूं तो एक सेकंड एक सेकंड, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, 2 मिनट का समय दो। विच विच डू नॉट एडहर टू एथिकल गाइडलाइंस, मतलब एथिकल गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते। डू नॉट फॉलो एथिकल गाइडलाइंस मतलब आर अनएथिकल बेसिकली। ठीक है, तो अनएथिकल है। रेड टीमिंग हार्मफुल प्रॉम्प्ट, अनएथिकली लीगल प्रॉम्प्ट्स आर अनएथिकल। ठीक है, मतलब रेड टीमिंग प्रॉम्प्ट्स के रिस्पेक्ट में कहा गया है कि ऐसे प्रॉम्प्ट्स जो कि हार्मफुल होते हैं, जैसे कि मैंने वाईफाई वाला एग्जांपल दिया, या फिर मैं कहूँ कि न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बनाया जाता है, अगर एलएलएम के पास इंफॉर्मेशन है तो मत दो, कुछ ऐसा। या फिर और भी बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़, ऐप्स की इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो एलएलएम के पास हो। डार्क वेब का डेटा भी हो सकता है जो हमें नहीं देना होता है एलएलएम्स में, एआई सेफ्टी को मेंटेन रखते हुए। ठीक है, तो माइक ज़्यादा मुंह के पास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आखिरी टर्म है हमारी क्रिटिक्ड। तो ये टेक्निकल टर्म से ज़्यादा जनरल टर्म है, इंग्लिश का टर्म है। क्रिटिक का मतलब होता है इवैल्यूएटिंग इन अ डिटेल वे। तो इवैल्यूएटिंग इन अ डिटेल्ड वे, इवैल्यूएटिंग इन अ डिटेल्ड वे, तो इट्स समथिंग लाइक स्ट्रैटेजीज टू रिड्यूस बायस इन एआई। तो ये हमारी मेन स्ट्रैटेजी है। हमने टर्मिनोलॉजी समझ ली है। ठीक है, हमने आगे कॉन्स्टिट्यूशनल एआई है जो हमें बायस से बचाने की कोशिश करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल एआई को शुरू करने से पहले हमने टर्मिनोलॉजी समझ ली। ठीक है, अभी टाइम लगेगा भाई, आधा घंटा लग जाएगा अभी और समझाने में। ठीक है, हाई लेवल समझाऊंगा, अब देखिए भाई तू। कॉन्स्टिट्यूशनल एआई का ओवरव्यू दे दूंगा, वरना कॉन्स्टिट्यूशनल एआई अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट बन सकता है। अगर तुम रिसर्च पेपर देखोगे ध्यान से, तो ये रिसर्च पेपर छोटा नहीं है, ये एवरेज रिसर्च पेपर से बड़ा है, 34 पेज का है भाई साहब, बहुत बड़ा रिसर्च पेपर है ये। तो किसी को अगर इंटरेस्ट हो तो ये पूरा रिसर्च पेपर बिल्कुल आराम से पढ़ सकता है, एग्जाम्पल्स के साथ समझा रखा है उन लोगों ने। ठीक है, कुड बी वेरी यूजफुल अगर कोई पढ़ना चाहते हैं। कंसीडर दी फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन बिटवीन ह्यूमन एंड असिस्टेंट। कौन कौन से प्रिंसिपल कहाँ कहाँ फॉलो हो रहे हैं, कैसे कैसे फॉलो हो रहे हैं, असिस्टेंट को क्या कहना चाहिए। बोरिंग है थोड़ा सा पर बढ़िया है। चेन ऑफ थॉट कैसे काम करता है। ठीक है, हमें चेन ऑफ थॉट इतना डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। चेन ऑफ थॉट अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाला चैप्टर, अगला चैप्टर है, शुरू करेंगे बेंच मार्क्स को खत्म करने के बाद। इसके बाद उसमें हम चेन ऑफ थॉट पढ़ेंगे क्या होता है। तो ये चीज़ें जो समझ में आ गई। ठीक है, टर्मिनोलॉजी आरएलएचएफ समझ में आ गया, आरएलएआईएफ समझ में आ गया, क्या हमें समझ में आ गया रेड टीमिंग और क्रिटिक। हाँ, अब मैं आऊँगा कि भाई काम कैसे करता है। ठीक है, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल है, मैं चाहूँ तो ना भी कवर कराऊँ, बट एक ओवरव्यू होना चाहिए। ठीक है, और अगर इसको डिटेल में पढ़ना है तो कमेंट्स में बता देना। ठीक है, एक प्रॉपर डेडिकेटेड 3-4 घंटे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल एआई पढ़ाते हुए गौतम दिखेंगे बकचोदी करते हुए साथ में विद 2 अदर्स, एक सट्टा बाजार में पैसा लगाता हुआ दूसरा अपनी बंदी से बात करता हुआ। ये दोनों लोग आपको हमेशा मिलेंगे मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, अभी मैं जरा स्क्रीन नहीं, अभी मैं कैमरा नहीं ऑन करता हूँ यार, कैमरा ऑन हो तो दिखा भी दूंगा शक्ल। अबे तो कैमरा ऑन करने के लिए कैमरा सही भी तो, मेरे लैपटॉप का कैमरा खराब है, तो मैकबुक में मेरे नोट्स खुले हुए हैं ना। अरे वो मैकबुक के अंदर वो बुक्स वाला जो होता है ना ऐप, वो नहीं, नहीं भाई ये रॉ कंटेंट का हिस्सा है। अभी अभी आधा घंटा लगेगा भाई, बैठे रहो भाई। भाई जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं माफ़ी कीजिएगा, माफ़ी, थोड़ा सा मेरे पास टाइम नहीं है एडिटिंग का, वरना मैं इसको एडिट में हटा देता। ठीक है, चलो वापस आते हैं ट्रैक पे।
तो अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एआई का ओवरव्यू जानने के लिए। जिसको 34 पेज का रिसर्च पेपर पढ़ना है वो पढ़ सकता है। उनका एक ब्लॉग पोस्ट भी है जिसमें उन्होंने क्लाउड एआई के बारे में पूरा बता रखा है। ठीक है, तो होता क्या है, मैंने अभी एक ऊपर थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि हमारे पास एक प्री ट्रेन मॉडल होता है जो एक लार्ज कॉर्पस ऑफ डेटा पे ट्रेन किया जाता है। तो हमारे पास क्या होता है, एक प्री ट्रेन्ड डेटा होता है जो कि एक लार्ज कॉर्पस ऑफ डेटा पे ट्रेन किया जाता है, लार्ज चंक ऑफ इंटरनेट पे जिसको ट्रेन करा जाता है, डिपेंडिंग ऑन योर बजट, डिपेंडिंग ऑन दी लिंग्विस्टिक एबिलिटीज दैट यू वांट टू गिव टू द मॉडल। ठीक है, तो हमारे पास प्री ट्रेन्ड डेटा नहीं कहना चाहिए, गलत बोलिए, इनिशियल मॉडल है हमारे पास। ये जो इनिशियल मॉडल है, इस इनिशियल मॉडल में हम लेंगे एक बढ़िया सा कोई सैंपल। ठीक है, हम एक सैंपल उठाएंगे, हम उस सैंपल में क्या देखने की कोशिश करेंगे, हमारे प्यारे रिस्पॉन्सेज जो जनरेट हुए हैं इस पर्टिकुलर इनिशियल मॉडल से, जो है हमारे रेड टीम्ड प्रॉम्प्ट्स मतलब हार्मफुल प्रॉम्प्ट, इलीगल प्रॉम्प्ट्स, अनएथिकल प्रॉम्प्ट, हैविंग द एफ वर्ड, हैविंग द इलीगल एक्टिविटीज, मे गिविंग द डेटा ऑफ माइट। सपोज करो कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, किसी केस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, लीगल केस के रिगार्डिंग, जो एलएलएम को नहीं देनी चाहिए। सपोज कोई क्रिमिनल केस है जिसके अंदर मर्डर वगैरह हुआ है, ठीक है, हॉरर स्टोरी टाइप, ठीक है, तो ये सब चीज़ें नेगेटिव कंटेंट नहीं देना होता है एलएलएम को, एआई सेफ्टी इज प्रायर। तो जो ये इनिशियल मॉडल है, इसमें से हमने जो सैंपल उठाया है, ठीक है, इस सैंपल के अंदर हमारे पास रिस्पॉन्सेज होते हैं बाय रेड टीमिंग से जो आते हैं। रेड टीमिंग शब्द का इस्तेमाल करता है तुम्हारा कौन, तुम्हारा रिसर्च पेपर क्लाउड का। ये जो सैंपल तुमने उठाया है, अब मैंने एक शब्द बहुत ध्यान से बोला था कि हम, अगर तुम्हें याद हो, कि हम लिमिट करना चाहते हैं RLHF को और हम लाना चाहते हैं RLAIF को। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, हम RLHF को लिमिट करना चाहते हैं। ठीक है, अरे गलत बन गया यार, ठीक है, अरे यार फिर गलत बन गया। हम RLHF को लिमिट करना चाहते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो हमारे पास ये है RL पे बन जा RLHF। ठीक है, इसको हम लिमिट करना चाहते हैं। ठीक है, इसको हम लिमिट करना चाहते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा, भाई लिमिट ख़राब हो गया मेरा, मैं थोड़ा ट्राई मारता हूँ लिखने का। भाई M कैसे बनाते हैं, MMIT। ठीक है, हम RLHF को लिमिट करना चाहते हैं और हम RLAIF को बढ़ावा देना चाहते हैं। ठीक है, बट मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से बोली थी कि हम RLHF को लिमिट कर रहे हैं या फिर ख़त्म कर देना चाहते हैं। हम RLHF का इस्तेमाल करते हैं अपने उसमें। अगर तुम रिसर्च पेपर खोल के देखोगे तो पहला स्टेप के अंदर RLHF मॉडल का इस्तेमाल किया गया है। कि बहुत ही सिंपल सरल सी बात है, तुम्हारे पास एक इनिशियल मॉडल है, उस इनिशियल मॉडल में तुम्हें क्या लगाना है, RLHF लगाना है। ठीक है, हेल्पफुल RLHF मॉडल। ठीक है, RLHF मॉडल लगाना है। तो यूजिंग RLHF मॉडल फ्रॉम टू दिस फॉर दिस सैंपल, नहीं मतलब सैंपल के ऊपर, अप्लाइंग RLHF ऑन द सैंपल, अप्लाइंग RLHF ऑन द सैंपल। ठीक है, तुम इनिशियल फेज में RLHF का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, अगर तुम रिसर्च पेपर पढ़ोगे तो वो कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, क्या लिखा हुआ था रिसर्च पेपर के अंदर, लिखा हुआ था द सुपरवाइज स्टेज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्स द इनिशियल मॉडल। तो ये जो सुपरवाइज स्टेट है, सुपरवाइज मतलब कि तुम एक सेट ऑफ लेबल्स पे काम कर रहे हो, तो उसी का मतलब सुपरवाइज्ड होता है। तुम सुपरवाइज मॉडल पे, इनिशियल मॉडल को बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी सुपरवाइज स्टेज पे। ठीक है, अपने सुपरवाइज स्टेज पे हम इनिशियल मॉडल को बहुत अच्छा कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो वाई वी आर डूइंग RLHF हियर, वी आर डूइंग RLHF हियर टू कंट्रोल बिहेवियर इनिशियली एटलीस्ट, क्योंकि भाई बहुत खराब चीजें हो सकती हैं प्रॉम्प्ट के अंदर। ठीक है, इसके बाद जो रिस्पॉन्स जनरेट करके आएंगे, ठीक है, भाई तुमने क्या करा, खराब था कि भाई उसके अंदर सपोज F वर्ड था, उसके अंदर वाईफाई में तुम घुसना चाहते हो किसी इलीगली, RLHF अप्लाई करा, ह्यूमन ने कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। ये वाला स्टेप भी AI की मदद से किया जा सकता है, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, हम RLHF से कर रहे हैं, हमने रिस्पॉन्स जनरेट करा बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए, और फाइनली हमारे पास क्या आया बनके, जिसको हम बोलते हैं फाइन ट्यून्ड मॉडल। ठीक है, फाइन ट्यून्ड CLAI मॉडल,
SLCAI मॉडल, ठीक है। तो मैं कहूँगा, मैं यहाँ पर एक और चीज़ लिखना चाहूँगा, फाइन ट्यून, इससे क्या बन गया, फाइन ट्यून्ड SLAI मॉडल बन के आया अपने पास, SLAI मॉडल बन के आया, ठीक है। SLAI मॉडल बन के आया अपने पास। इससे देखो मैंने ह्यूमन फीडबैक दिया, ह्यूमन फीडबैक से क्या हुआ, ह्यूमन फीडबैक से मैंने किसका मतलब समझाया था, क्रिटिक का। तो वो ऐसा बोलता है हमारा रिसर्च पेपर कि जब हमने इनिशियल मॉडल में से सैंपल निकाला, हमने जनरेट करे सेल्फ क्रिटिक्स। सेल्फ क्रिटिक्स मतलब हमने इवैल्यूएट करा एक डिटेल वे में, ठीक है। हमने सेट ऑफ रिविजन्स फॉलो करे, उस सेट ऑफ रिवाइज्ड रिस्पॉन्सेज पे हमने अपना नया मॉडल ट्रेन करके हमने दिया, जो है हमारा फाइन ट्यून्ड SLAI मॉडल। मतलब जो रिस्पॉन्सेज आए हैं, ठीक है, अच्छे रिस्पॉन्सेज जो आए हैं, गंदे रिस्पॉन्सेज को हटा के अच्छे रिस्पॉन्सेज जो आए हैं, वो हमने फाइनली SLAI मॉडल दिया। सक्षम आ रहा है ना समझ? बोर तो नहीं हो रहा भाई तू? अभी थोड़ा टाइम और दो भाई, अभी पहला स्टेज खत्म हो गया है। जब हमारा फाइन ट्यून SLAI मॉडल बन गया, SLAI का क्या मतलब है यहाँ पर, SLCAI, AI नहीं, CAI मॉडल, ठीक है। तो कंट्रोल तो भाई कैपिटल कैसे बनाते हैं, कैप्स लॉक दबा के C, ठीक है। फाइन ट्यून्ड SLCAI मॉडल, SL मतलब सुपरवाइज लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग तुमने करी, ह्यूमन लेबल्स के रिस्पेक्ट में तुमने सेल्फ क्रिटिक करा, सेल्फ क्रिटिक मतलब डिटेल वे में वैल्यूएट करा, जो प्रॉम्प्ट्स थे उनके रिस्पॉन्सेज निकाले, ठीक है भाई, ऐसा नहीं दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए। ये इन रिस्पॉन्सेज पे, रिवाइज्ड रिस्पॉन्सेज पे तुमने अपने मॉडल को फाइन ट्यून करा, जिसको हमने बोला सुपरवाइज लर्निंग CAI मॉडल। CAI का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल AI मॉडल, ठीक है। तो CAI से कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल AI। जो ये हमारे पास फाइन ट्यून्ड SLCAI मॉडल निकला, ठीक है, अब फिर दोबारा हमारे पास क्या हो सकते हैं, गंदे रिस्पॉन्सेज अभी भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने कुछ बड़े सुपर सेट इनिशियल प्रिंसिपल्स पे हमने RLHF को कह दिया कि भाई जा जी ले अपनी जिंदगी। पर दिक्कत क्या है, अभी भी बहुत सारे ऐसे ब्रेकिंग पॉइंट्स होंगे, ठीक है, ऐसे रेड टीमिंग प्रॉम्प्ट्स होंगे जहां पर तुम ब्रेक कर सकते हो। ये मतलब एक तरीके से इनिशियल एक मलाई लगाना है, ठीक है। जैसे आटा गूंदते हैं, ठीक है, आटा गूंदने का एग्जांपल देता हूँ, उससे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो जैसे आटा गूंदते हैं, तो आटा जब गूंदते हैं, इनिशियली जब पानी डालते हैं आटे में, ठीक है, तो तब वो इनिशियली आराम से मिक्स हो रहा होता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, इनिशियली सैंपल निकालना बहुत आसान है, ठीक है। जब आटा गूंदते हैं इनिशियली, तो उसको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि तब सख्त होता है आटा, उसको इकट्ठा करके गूंदना बड़ा मुश्किल होता है। वो वाला स्टेज हमारा RLHF परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। नहीं, थोड़ा गलत बोल दिया, इनिशियली जब आटा इकट्ठा कर रहे होते हैं पानी डाल के, वो RLHF का स्टेज है, क्योंकि वो एक सरल काम है इनिशियली। जब आटा सख्त हो जाएगा, तब आएगा हमारा RLAIF का स्टेट, क्योंकि तब इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको आटे को गूंदना बड़ा मुश्किल हो जाता है सख्त स्टेट में, ठीक है। पता नहीं एग्जाम्पल सही भी था भाई है सक्षम? ठीक है भाई, PUBG नहीं खेला भाई तू? गुड। अप्लाइंग RLHF ऑन द सैंपल। भाई समझा रहा हूँ भाई, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है भाई, ये रॉ कंटेंट है ना, बीच में बात करना पड़ता है भाई वो होता नहीं है, तूने देखा नहीं, स्मार्ट क्लास में लोग कमेंट्स में बात कर रहे होते हैं, तो मेरे पास कमेंट्स में बात करने के लिए नहीं है ना, लाइव नहीं है, तो मैं सक्षम और प्रदुम से बात कर लो भाई गलती से अगर ये चैनल चल गया तो भाई तुम लोग बदनाम हो जाओगे भाई ठीक है भाई। तो ये जो हमारा SLCAI मॉडल, और तुम्हें क्या लगता है मैं काटूंगा? अभी मेरे पास टाइम नहीं है इतना इसको काटने का, पढ़ा रहा हूँ भाई, पढ़ा रहा हूँ। ये जो CAI मॉडल निकला, अभी भी इसके अंदर रेड टीम्ड प्रॉम्प्ट्स हैं, ठीक है। तो यूज अ मॉडल टू इवैल्यूएट विच ऑफ द RL फेज, ठीक है। तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया हूँ थोड़ा सा। तो ये फाइन ट्यून्ड SLCAI मॉडल जब बन गया, उसके बाद मैंने कहा कि हमारे पास अभी भी ऐसे रेड टीम्ड प्रॉम्प्ट्स होंगे जिसमें गड़बड़ी हो सकती है। तो इसके बाद हमारा रिसर्च पेपर क्या कहता है, इसके बाद हमारा रिसर्च पेपर कहता है कि ये जो फाइन ट्यून्ड मॉडल आया, इस फाइन ट्यून्ड मॉडल के अंदर हम फिर सैंपल्स लेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, इस फाइन ट्यून्ड मॉडल के अंदर हम फिर सैंपल लेंगे और हम रिस्पॉन्सेज से निकालेंगे फॉर रेड टीमिंग प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। जो रेड टीमिंग प्रॉम्प्ट्स हैं, अब हम कुछ अलग करने जा रहे हैं। अभी हमने क्या ट्रेन करा था, अभी हमने बनाया था अपना कि भाई जो रिस्पॉन्स आता है ना RLHF की मदद लेके, उस रिस्पॉन्स को
डाल के फाइन ट्यून कर दो। अब हम दो दो रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, अब हम दो रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हैं, टू रिस्पॉन्सेज, ठीक है, क्योंकि गाली गलौज तो पहले हट गया ना, अब गाली गलौज नहीं आएगा। अब यहाँ पर एथिक्स आएंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ये सब चीज़ें आएंगी अब, ठीक है। तो अब हम दो रिस्पॉन्स लेंगे, ये जो दो रिस्पॉन्स अपने पास आएंगे, ठीक है, हमारे पास फाइन ट्यून SLCAI मॉडल है, उसने दो रिस्पॉन्स दिए एक रेड टीम्ड प्रॉम्प्ट के लिए। ये जो दो रिस्पॉन्सेज आए, ये मैं एक और थर्ड पार्टी मॉडल यूज करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर अनक्लैरिटी है कि क्या कहता है एंट्रोपिक का पेपर, ठीक है, यहाँ पर मुझे ही अनक्लैरिटी है कि क्या कहता है एंट्रोपिक का पेपर, कि ये जो थर्ड पार्टी AI है, मतलब थर्ड पार्टी लैंग्वेज मॉडल है, ये एक बेटर रिस्पॉन्स चुनेगा फ्रॉम दी टू प्रॉम्प्ट्स, चूज दी बेटर रिस्पॉन्स फ्रॉम दी टू प्रॉम्प्ट्स, फ्रॉम दी टू रिस्पॉन्सेस। इससे हमें क्या पता चलेगी, प्रेफरेंस पता चलेगी, ठीक है, इससे हमें प्रेफरेंस पता चलेगी। तो हम क्या बनाना चाह रहे हैं, हम बनाना चाह रहे हैं प्रेफरेंस मॉडल, इसको हम प्रेफरेंस मॉडल बोलते हैं, और यही हमारा रिसर्च पेपर भी बोलता है, और ये कहीं लिखा हुआ मिलेगा, सिर्फ रिसर्च पेपर में मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज बहुत ध्यान से देने की है। अब जब तुम इसको बोलते गए, इसको बोलते हैं फाइन ट्यून्ड प्रेफरेंस मॉडल, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, रिपीटिशन में सिर्फ इतना है, जो हमारे पास फाइन ट्यून SLCAI मॉडल आया, ये जो SLCAI मॉडल है, इसका काम था दो रिस्पॉन्स जनरेट करना। दो रिस्पॉन्स जो इसने जनरेट करे, मैंने एक थर्ड पार्टी लैंग्वेज मॉडल से, AI मॉडल से, मैंने इसको कहा कि बेटर रिस्पॉन्स दो प्रिंसिपल्स के रिस्पेक्ट में। जो मैंने सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हमेशा बनाए हैं, मैं ये प्रिंसिपल्स बताऊंगा अभी आगे जाके, मतलब दो एग्जांपल दे दूंगा हर एक डोमेन के, कि भाई एंट्रोपिक ने क्या बोला, गूगल ने क्या बोला, OpenAI ने क्या बोला, सब ने क्या क्या बोला प्रिंसिपल्स को लेके। और प्रिंसिपल्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन होता है संविधान के कुछ अंग, ठीक है, जिसको एज ए ट्रुथ माना जाता है, ट्रुथ स्टेटमेंट। बेटर रिस्पॉन्स चूज करा, जो सा रिस्पॉन्स चूज करा, इसका मतलब वो प्रेफर्ड रिस्पॉन्स है। जो हमारा प्रेफर्ड रिस्पॉन्स आया, वो फाइनली हमारा एक नया प्रेफरेंस मॉडल, उस रिस्पॉन्सेज पे फिर हमने ट्रेन करा, उसका हमारा प्रेफरेंस मॉडल बन गया। अब ये जो हमारा प्रेफरेंस मॉडल ना, इस स्टेज पे आगे होता है हमारा RLAIF। तो भाई RLAIF बहुत लेट हो रहा है, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही हो जाएगा। ये है RLAIF का स्टेप। भाई प्रेफरेंस मॉडल बन गया है, अब प्रेफरेंस मॉडल जब बन गया है, अब हम RLAIF करेंगे कि भाई तुम रिस्पॉन्स दो, AI फीडबैक देगा उन प्रिंसिपल्स के रिस्पेक्ट में जो हमने क्या रखे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल्स हम ही बनाते हैं, ठीक है। अब AI कहेगा फिर कि भाई ये गलतियां, ये चीजें हैं, अब तुम अपने आप को इस पर एक रिवॉर्ड मॉडल को ट्रेन करो। ये जो रिवॉर्ड मॉडल तुम्हारा बन के आएगा, वो तुम्हारा फाइनल RLCAI मॉडल होगा। तो ये तुम्हारा फाइनल RLCAI मॉडल होएगा, ठीक है। RLAIF जब तुम कर रहे हो, अबे ये हटाई दे, जब तुम RLAIF कर रहे हो, इस चीज का ध्यान देना कि तुम RLAIF की ट्रेनिंग किसके साथ करोगे, तुम RLAIF की ट्रेनिंग करोगे प्रेफरेंस मॉडल के साथ, और ऊपर वाले फाइन ट्यून्ड मॉडल के साथ भी, मतलब इस मॉडल के साथ भी। तो दोनों का मिक्स करोगे, ऐसा नहीं कि एक ले लिया, ठीक है। ये एक्सप्लिसिटली मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना हमेशा रेड टीम्ड ही हो, सही प्रॉम्प्ट भी हो सकते हैं। जो हमारा फाइन ट्यून SLCAI मॉडल देगा, सही वाले प्रॉम्प्ट, दोनों में RLAIF करेंगे हम परफॉर्म। ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है, ठीक है। तब हमारा फाइनल RLCAI मॉडल तैयार हो गया है। इतनी चीज समझ में आ गई ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वर्किंग हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल आएगी। अब एक्चुअली क्या है कि हर एक पार्ट में बहुत ज़्यादा डिटेल में घुसा जा सकता है, एग्जाम्पल्स और ग्राफ्स के साथ इसको समझाया जा सकता है। इन्फॉर्मेशन बहुत कम अवेलेबल है इसके ऊपर अभी भी, बट हाँ, अब जैसे अगर वो ये वाला प्रॉम्प्ट पूछते हैं कि वाई आर मुस्लिम्स टेररिस्ट, भाई मुस्लिम लोग आतंकवादी क्यों होते हैं, सो दिस इज अनएथिकल प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो RLHF का रिस्पॉन्स जब हो रहा है ना, जैसे सपोज मैं कहूँ कि वाई आर मुस्लिम टेररिस्ट, तो RLHF का रिस्पॉन्स होना चाहिए कि आई एम सॉरी, आई वांट रिस्पॉन्ड, इट इज हार्मफुल ऑन द बेसिस ऑफ द समवन्स रिलीजन, ठीक है, कि भाई सिर्फ मुस्लिम टेररिस्ट थोड़ी ना होते हैं। तो ये AI RLHF का हिस्सा है हमारा, ठीक है। कैन यू ट्रस्ट एशियंस, ये एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि ज्यादातर लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्योंकि वेस्टर्न सोसाइटी ने बनाया है, तो उनमें ऐसा स्टीरियोटाइप जरूर होगा कि एशियंस कैसे होते हैं, एशियंस कैसे नहीं होते हैं। तो कैन यू ट्रस्ट एशियंस अगर ऐसा देता है, तो भाई ये बहुत गलत चीज है, ये AI को नहीं देना चाहिए। ठीक है, और एग्जांपल दे देते हैं, ये सब रिसर्च पेपर में, रिसर्च पेपर में पढ़ सकते हो सारे के सारे जिसको शौक हो, ठीक
ठीक है, बहुत ही खराब खराब प्रॉम्प्ट हो सकते हैं। ठीक है, लैम्डा के प्रॉम्प्ट्स भी हैं हमारे पास, लैम्डा जिसको नहीं पता अभी जानने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, जैसे कि व्हाट इज़ द बेस्ट करियर पाथ इफ़ यू आर अ वुमेन, तो करियर पाथ का विमेन से क्या संबंध है? इट्स ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर बायस। ठीक है, तो जेंडर बायस को कम कर रहे हैं, बायसनेस को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक रिपीट कर देता हूँ फाइनली कि वर्किंग कैसे होता है कॉन्स्टिट्यूशनल एआई का। उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक चीज़ बचती है कि भाई प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। वैसे तुम समझ ही गए होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये प्रिंसिपल का हिस्सा होगा, पर ठीक है। तो वर्किंग बहुत ही सिंपल है, एक बड़े अमाउंट ऑफ डेटा पे ट्रेन करा। सक्षम तो सुनेगा क्या भाई, एक बारी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ वापस। तो हमारे पास एक बड़े अमाउंट ऑफ डेटा है, उसमें हमने अपने लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करा। ठीक है, हमारे पास एक इनिशियल मॉडल आ गया। अब वो मॉडल गाली बकता है, ठीक है, वो सब कुछ करता है, ठीक है, वो बिल्कुल अनसेंसर्ड है, समय राणा की तरह, ठीक है। वो टोटली अनसेंसर्ड है। अब इसको सेंसर करने के लिए, ठीक है, हमें चाहिए कैसे लोग, वो तुमने देखा होगा रजत दलाल जैसे लोग, ठीक है, तो हमें उसको सेंसर करना पड़ेगा। तो हमारे पास ऐसे रिस्पॉन्सेज आएंगे जो हमारे हार्मफुल प्रॉम्प्ट्स होंगे, जैसे कि गालियाँ देने वाले प्रॉम्प्ट्स, ठीक है, इलीगल प्रॉम्प्ट जो हैकिंग वगैरह के प्रॉम्प्ट हैं कि भाई वाईफाई में किसी के घुस जाओ, ऐप्स बता दो, ठीक है, न्यूक्लियर कोड्स दे दो, ये सब नहीं बताना है। ठीक है, तो इन सबको हैंडल करने के लिए, एब्यूज को हैंडल करने के लिए हम फीडबैक देते हैं, ह्यूमन फीडबैक देता है कि भाई अगर ऐसा प्रॉम्प्ट पूछा जाए ना तो भाई ये जवाब दो। फिर उन जवाबों के बेसिस पे मैंने कोई अब्यूजिव वर्ड बोला, मैंने कहा कि मॉडल कैन नॉट जनरेट दिस रिस्पॉन्स। ये जो मैंने नया रिस्पॉन्स दिया ना, इसके बेसिस पे मैं एक नया मॉडल ट्रेन करता हूँ, नया अपना नेटवर्क फाइन ट्यून करता हूँ इनके ऊपर, अपनी नेटवर्क्स को, न्यूरल नेटवर्क को। फिर मैं फाइनली हमारा देता हूँ एक SLCI मॉडल देता हूँ, मतलब मैंने ह्यूमन लेवल से एक नया फाइन ट्यून मॉडल दे दिया। पर ये मॉडल अब गाली नहीं बकता बस, ठीक है, पर इस मॉडल में अभी भी बहुत सारी खामियां हैं। जैसे रेशियल बायस हो सकता है कि भाई मैं अगर पूछता हूँ कि कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो अगर मेल देता है डायरेक्टली, फीमेल नहीं देता, तो जेंडर बायस है कि भाई क्रिकेट तो लड़का लड़की दोनों के लिए होता है। ऐसी टेनिस का एग्जाम्पल है, TT का एग्जाम्पल है, ठीक है। TT लड़के खेलते हैं, लड़की खेलते हैं, तो ठीक है। तो इन सब प्रॉम्प्ट्स को हैंडल करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक थर्ड पार्टी AI लिया, हमने इसको कहा दो रिस्पॉन्स को जनरेट कर, ठीक है, प्रेफरेंस रिस्पॉन्स को, दो रिस्पॉन्स जनरेट कर। फिर जो मैंने गाइडलाइंस बनाई है, उन गाइडलाइंस के रिस्पेक्ट में जो सा बेहतर है, कॉन्स्टिट्यूशन को जो ज़्यादा अच्छा फॉलो करता है, उस रिस्पॉन्स को ले। उन रिस्पॉन्सेज को मैंने फिर दोबारा ट्रेन करवा दिया न्यूरल नेटवर्क में अपने, और मैंने प्रेफरेंस मॉडल बना दिया कि भाई इनको प्रेफर करता हूँ मैं। ये जो प्रेफरेंस मॉडल आया है, अब मैं इसको एक रिपीटेड लूप में चलाऊंगा कि भाई जो मेरे गाइडलाइंस है ना कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको मैं AI को फीड कर दूंगा कि भाई ये AI फीडबैक है, अब इसको अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में ट्रेन करो, RLAIF परफॉर्म कर दूंगा, और फाइनली हमारे पास एक अच्छा खासा क्लाउड जैसा मॉडल बन के आ जाएगा, जिसने GPT-4 को हराया है। ओहो, ठीक है भाई, बोरिंग हो गया अब थोड़ा सा। हाँ, मतलब थ्योरी है, थोड़ा कोडिंग वोडिंग आया तो और अच्छा लगता है, पर कोडिंग है ही नहीं अभी, ये चीज़ बेसिक्स हैं, बेसिक्स समझने के लिए। भाई ये कंटेंट नहीं मिलेगा भाई कभी किसी को, अभी तो फिलहाल नहीं मिलेगा। आगे की आगे देखेंगे, अभी तो नहीं मिलेगा किसी को कंटेंट ऐसा, रॉ कंटेंट बिल्कुल अनएडिटेड, अनसेंसर्ड। ठीक है, तो मैंने कहा था कि मैं जाते जाते कॉन्स्टिट्यूशन के जो भाई कुछ कुछ दे दूंगा, कॉन्स्टिट्यूशंस के क्या हैं, तो अगर तुम ध्यान से सुनोगे, पढ़ोगे, समझोगे, तो प्रिंसिपल होने चाहिए हमारे। तो प्रिंसिपल बहुत सारी चीज़ों पे बेस हो सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रिंसिपल्स, सुट्टा ना फूकना। भाई ये सब मत, नहीं है ये सब कुछ नहीं, ठीक है। नहीं भाई ये सब अनसेंसर्ड हो जाएगा, ये सब मेरा डिलीट ना हो जाए वीडियो। जैसे प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो मतलब ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे हम अपने प्रिंसिपल्स बनाते हैं। अब ह्यूमन राइट बहुत सरल से ह्यूमन राइट होते हैं कि ब्रदरहुड की फीलिंग रखो, सारे लोग इस देश में भाई बहन है, ठीक है सक्षम, सारे भाई बहन है। गेम ऑफ थ्रोन्स। ब्रदरहुड की फीलिंग आनी चाहिए सबके अंदर, इक्वालिटी आनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई नहीं होनी चाहिए, नहीं प्रॉपर्टी कहाँ से आ गया, ब्रदरहुड इक्वालिटी ये एक प्रिंसिपल होता है, ठीक है। सोशल ओरिजिन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ
लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है अपने पास, जैसे कि ये हो गया उदाहरण इसका। अब जैसे अगर मैं कहूँ कि प्रिंसिपल किसके बेसिस पे, प्रिंसिपल एप्पल ने अपनी टर्म्स ऑफ सर्विस के बेसिस पे हम कुछ प्रिंसिपल्स को विड्रॉ कर सकते हैं कि भाई प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ एप्पल की टर्म्स ऑफ सर्विस। ठीक है, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। अनलॉफुल डिसेप्टिव मतलब ऐसा रिस्पॉन्स चूज करो जिसके अंदर हार्मफुल कंटेंट ना हो। ठीक है, हार्मफुल कंटेंट ना हो, या फिर ऑब्जेक्शनेबल, ऑफेंसिव, सब फैंसी वर्ड है, कंटेंट ना हो, मतलब गंदा शब्द ना हो, वो सब। भाई सोने का टाइम हो गया लग रहा है अब बस 5 मिनट का रह गया। तो बता देता हूँ ना भाई, वेस्टर्न लोग समझा रहे हैं सब कुछ, इंडियंस को कंट्रीब्यूट करना होता है भाई। तो प्रिंसिपल्स होने चाहिए कि जो एंकरेज करें नॉन वेस्टर्न परस्पेक्टिव्स को, क्योंकि भाई ज़्यादातर लार्ज लैंग्वेज मॉडल वेस्टर्न लोगों ने बनाए हैं। ठीक है, या चाइनीज़ ने बनाए हैं। इंडिया का इन्वेस्टमेंट $5 बिलियन से भी कम है अभी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं भाई एंट्रोपिक वाले कि उसके अंदर वेस्टर्न परस्पेक्टिव ना आए। ठीक है, वेस्टर्न परस्पेक्टिव ना आए। हाँ, फ्रांस की एक कंपनी है बहुत बढ़िया, मिस्टल, उसने बहुत अच्छा काम करा है, आउट ऑफ सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, कि भाई उसके अंदर नॉन वेस्टर्न ऑडियंस का भी रिस्पॉन्सेज हों, बैकग्राउंड नॉन वेस्टर्न एजुकेशन का बैकग्राउंड हो। ठीक है, रिस्पॉन्सेज शुड बी इन कंसिडरेशन विद नॉन वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है, ये एक अच्छा उदाहरण हो गया। अब गूगल के डीप माइंड के भी हैं ऐसे तो, पर मैं सीधा एंट्रोपिक के पे आता हूँ। प्रिंसिपल्स बाय एंट्रोपिक। अच्छा, अगर किसी को सारे पढ़ने हो प्रिंसिपल्स, तो सिंपली तुम कहाँ चले जाओ, एंट्रोपिक का रिसर्च, एंट्रोपिक अपने ब्लॉग पोस्ट लिखता है, वहाँ पर उसने एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करे हुए हैं। या फिर रिसर्च पेपर में देख लो, या फिर कहीं पर भी देख लो, खाली प्रिंसिपल्स लिख दो, फॉलोड इन कॉन्स्टिट्यूशनल ले, आपको मिल जाएंगे सारे प्रिंसिपल्स। तो एंट्रोपिक ने अपने प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, जैसे कि बी ऑनेस्ट, बी हार्मलेस, फिर दोबारा फैंसी वर्ड्स, बी हार्मलेस, बी हेल्पफुल। ठीक है, सोशल हार्म नहीं होना चाहिए, हार्मफुल रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए, और सोशल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए हर रिलीजन को लेके। बी काइंड, डोंट बी रेसिस्ट, टॉक्सिक। ठीक है, वो इस्तेमाल करते हैं। नॉट बीइंग सोशल बायस, बायस दोबारा आ गया। ऐसी उन्होंने बार बार रिपीट रिसर्च करी है। सेट 2 की रिसर्चेज आती है हमारे पास, फिर फाइनली एंड नोट्स आ जाते हैं कि प्रॉपर बता रखा है भाई कितने लोगों ने इसको कंट्रीब्यूट करा है। मेरे ख्याल से तो इस पेपर को लिखने के लिए भाई कम से कम 50+ साइंटिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट ने इस पे काम करा है, इस पेपर को लिखने के लिए, जितना मुझे लगता है। काउंट कर लेते हैं भाई, कहाँ गया पेपर। तो ये देख लो भाई कितने सारे हैं, काउंट करके बता देना। 6 हैं, और 6 3 6 9 54। ठीक है, समझ गए होंगे। तो फाइनली मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। हाँ, लिमिटेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एआई की लिमिटेशन ये है कि हम ही तो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। अगर हम ही कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं और हमारे प्रिंसिपल सही नहीं है, वी आर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिंसिपल्स आर मेड बाय ह्यूमन। अगर ह्यूमन ही खराब देगा, अगर ह्यूमन ही हमारा खराब प्रिंसिपल्स बनाएगा, विल मेक बायस प्रिंसिपल्स, तो भाई बायसनेस आएगी ना एआई में, बायसनेस विल कम इन एआई। ठीक है, एक और लिमिटेशन है RLAIF। अगर भाई जिस पे तुम एआई फीडबैक ले रहे हो वो बायस है, तो भाई फिर भी तुम्हारा फाइनल LLM जो बनेगा वो बायस होगा। तो ये लिमिटेशन है। मुझे पता है RLAIF RLHF इन सब में कन्फ्यूजन होगा अभी भी। ठीक है, तो तुम और ज़्यादा रीड कर सकते हो इसके बारे में, बाकी कहोगे तो मैं एक प्रॉपर इन डेप्थ ही बता दूंगा A to Z सारा का सारा आगे जाके, पर अभी इतना सफिशिएंट है मेरे ख्याल से बायसनेस को। तो बायसनेस कम करने का तरीका कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल, पूरा समझाए कि वर्किंग कैसे होता है। इसके अंदर कुछ चीज़ें अनक्लियर है मुझे, तो अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो गाली मत देना। ठीक है, और बता देना, मैं भी सीख लूँगा। वी विल लर्न टुगेदर। तो तब तक के लिए बाय बाय। और उससे पहले एक चीज़ और कि भाई अगले टॉपिक के अंदर हम क्या कवर करेंगे, हेलुसिनेशन एंड बायस हमने कवर कर दिया है।
हेलुसिनेशन एंड बायस के लिए इवैल्यूएशंस होती हैं। भाई मैं आखिरी लाइन एक बोलना चाहूँगा कि अगर हमें हेलुसिनेशन और बायस को कम करना है ना, तो उसके लिए हमारे पास इवैल्यूएशन मैट्रिक्स होनी चाहिए कि भाई अभी कितना है, आगे कितना होगा। तो हमें एक सेट ऑफ बेंचमार्क्स चाहिए, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स चाहिए। तो अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे परप्लेक्सिटी का बेंचमार्क, ग्लू का बेंचमार्क, कोड भी आएगा उसके अंदर है। कहाँ पढ़ाया परप्लेक्सिटी, कहाँ पढ़ाया? परप्लेक्सिटी तो नहीं अभी पढ़ाया। परप्लेक्सिटी तो बेंचमार्क है ना, अगले वीडियो में ही आएगा। फिर सुपर ग्लू नाम का बेंचमार्क, फिर BAIG का बेंचमार्क। भाई कितने सारे बेंचमार्क है भाई, मैं तो थक जाऊंगा। भाई ओवरव्यू दूंगा भाई सारे बेंचमार्क्स का, डिटेल में करने बैठ गए तो खत्म हो जाएंगे। भाई स्टूडेंट्स को इन डेप्थ नॉलेज दूंगा, पर इतना मतलब बेंचमार्क्स ऐसा है कि ये सारे सारे अपने आप में एक सब्जेक्ट बन सकते हैं बेंचमार्क्स। और अभी AI की फील्ड इतनी इवॉल्व नहीं हुई है ना, तो बेंचमार्क्स वेरी करते हैं। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बेंचमार्क्स चेंज हो रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं। अलग अलग कंपनीज आ रही हैं जो केवल बेंचमार्क्स बनाने का काम करती हैं। ठीक है, जैसे LMSYS बेंचमार्क होता है, लिंग। ठीक है, और एक चीज और अगर तू देखेगा तो GPT-4o के बेंचमार्क्स कुछ ठीक नहीं है भाई। 4o मिनी के पता नहीं भाई, कुछ लफड़ा है उसके अंदर, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते जितने बाकी मॉडल्स उस पर परफॉर्म करते हैं। LLM के आउटपुट को कंट्रोल करना सीखेंगे। ठीक है, प्री ट्रेनिंग फाइन ट्यूनिंग पढ़ेंगे क्या होगा, फिर हम आ जाएंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे। तो अगले मुझे लगता है 5 लेक्चर में मैं ख़त्म कर दूंगा ये वाले टॉपिक को, कि इवैल्यूएशन बेंचमार्क्स को 4-5 लेक्चर लगेंगे, कम भी लग सकते हैं, क्योंकि डिटेलिंग में तो फिर भी हो ही जाता है यार। ये इतना डिटेलिंग में हो गया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आएगी फिर आगे जाके। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो भाई बाय बाय सभी को आज के लेक्चर के लिए। और जो ये बीच बीच में बोले हैं भाई ये चलता रहेगा। ठीक है बाय तब तक ओके बाय एवरीबॉडी।